खबर सुनते ही विंसेंट भी दंग रह गया। उसने तुरंत नासा डायरेक्टर एलेक्स को यह सब बताया। शुरू में नासा डायरेक्टर ने इसे इग्नोर करने की कोशिश की। उनका कहना था कि शायद मंगल ग्रह पर तूफान की वजह से इक्विपमेंट अपनी जगह से हिले होंगे, लेकिन विंसेंट ने उन्हें कहा कि मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ कि मार्क अभी भी जिंदा है और यह काम अपने आप होना नामुमकिन था। यह देखकर डायरेक्टर को भी मानना पड़ा कि मार्क वॉटनी जिंदा है। अब नासा एक नई मुसीबत में फंस चुका था, क्योंकि पूरी दुनिया को पहले ही बता दिया गया था कि मार्क मर चुका है, यहाँ तक कि उसका मेमोरियल भी हो चुका था। अब अचानक मीडिया के सामने सच लाना नासा के लिए बहुत रिस्की हो सकता था। काफी सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि मीडिया को सब कुछ बता दिया जाएगा, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में धरती की तरफ लौट रहे बाकी क्रू मेंबर्स को अभी कुछ नहीं बताया जाएगा। नासा को डर था कि अगर उन्हें पता चला कि मार्क जिंदा है और वे उसे मंगल ग्रह पर अकेला छोड़ आए तो वे दुख में आकर कुछ गलत न कर बैठे। दूसरी तरफ मंगल ग्रह पर मार्क को अकेले रहते हुए अब पूरे 70 दिन गुजर चुके थे। अब तक वह खाने और पानी का आरजी हल निकाल चुका था, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था मंगल ग्रह की सुनसान जमीन से बाहर निकला कैसे जाए। मार्क को अच्छी तरह पता था कि नासा का अगला मिशन एरिस 4 कुछ सालों बाद शियापारेली क्रेटर के पास लैंड करने वाला है, लेकिन एक बड़ा मसला अब भी उसके सामने खड़ा था। वह लोकेशन उसकी करंट लोकेशन से हजारों किलोमीटर दूर थी। अगर उसे जिंदा बचना है तो किसी भी तरह उसे उस जगह तक पहुंचना ही होगा। मार्क ने कैलकुलेशन की और अंदाजा लगाया कि उस खतरनाक सफर को पूरा करने में उसे तकरीबन 60 दिन लग सकते हैं। यह मिशन लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प भी नहीं था, इसलिए उसने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। उसके पास एक रोवर था जो ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन मार्क सिर्फ एस्ट्रोनॉट ही नहीं बल्कि एक ताकतवर इंजीनियर भी था। उसने खराब हुए रोवर के काम करने वाले कुछ हिस्से निकाले और उन्हें दूसरे रोवर में फिट करना शुरू कर दिया। काफी देर रिपेयर करने के बाद उसने अपने रोवर को इतना अपग्रेड कर लिया कि अब वह मंगल ग्रह की उस लोकेशन तक पहुंच सकता था जहां नासा का एरिस 4 मिशन लैंड करने वाला था। अब उसका अगला चैलेंज सिर्फ सरवाइव करना नहीं था, बल्कि पूरे मंगल ग्रह को क्रॉस करना था। जब वह अपने कैंप से उस लोकेशन की तरफ निकला, तब मंगल ग्रह पर रात के वक्त तापमान इतना ज्यादा गिर जाता था कि इंसान कुछ ही देर में जम सकता था। अगर उसने इसका हल न निकाला तो वह 60 दिन क्या एक दिन भी टिक नहीं पाएगा। तभी उसके अंदर एक और खतरनाक आइडिया आया। उसकी टीम मंगल ग्रह पर आते ही एक न्यूक्लियर पावर सोर्स को जमीन में दबा कर गई थी, ताकि वह सेफली एनर्जी प्रोवाइड करता रहे। ये डिवाइस बहुत पावरफुल था, लेकिन अगर थोड़ा सा भी डैमेज हो जाता तो उससे निकलने वाली रेडिएशन किसी भी इंसान के लिए दर्दनाक मौत साबित हो सकती थी। रिस्क बहुत बड़ा था, लेकिन मार्क के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसने उस बैटरी को जमीन से निकाला और अपने रोवर के साथ अटैच कर दिया। अब उस पावर सोर्स से निकलने वाली हीट उसके रोवर को जमा देने वाले तापमान से बचाने लगी, जिससे अब वो अपना सफर जारी रख सकता था। दूसरी तरफ धरती पर भी नासा मार्क को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा था। उन्होंने जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी को इमरजेंसी मिशन तैयार करने का ऑर्डर दे दिया, एक ऐसा प्रोब जो मंगल ग्रह तक सप्लाईज पहुंचा सके। प्रॉब्लम ये थी कि नॉर्मली ऐसे स्पेसक्राफ्ट को रेडी करने में कई महीने लगते थे, कभी कभी तो 1 साल तक लग जाता है, लेकिन अब उनके पास वक्त बहुत कम था। नासा का पूरा रेस्क्यू प्लान अब इसी मिशन पर आसरा कर रहा था। उनका आइडिया ये था कि इमरजेंसी प्रोब के जरिए मार्क तक इतना खाना पहुंचा दिया जाए कि वो अगले कई साल मंगल ग्रह पर जिंदा रह सके। प्लान के मुताबिक जब भविष्य में एरिस 4 मिशन मंगल ग्रह पर लैंड करेगा तो उसकी टीम मार्क को भी साथ लेकर धरती वापस आ जाएगी। ये मिशन सुनने में जितना आसान लग रहा था, असल में उतना ही इम्पॉसिबल था। जेपीएल की टीम दिन रात काम में लगी हुई थी, क्योंकि उन्हें बहुत कम वक्त में एक फुली फंक्शनल सप्लाई प्रोब तैयार करना था। इसी दौरान नासा एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स ने मिंडी को भी एक जिम्मेदारी दी। अब मिंडी को सैटेलाइट्स और मॉनिटरिंग सिस्टम्स का पूरा कंट्रोल मिल चुका था, ताकि वह मंगल ग्रह पर मार्क की हर मूवमेंट ट्रैक कर सके। धरती पर लोगों को लग रहा था कि वह मर चुका है, लेकिन हकीकत में पूरी नासा उसकी हर सांस पर नजर रखे हुए थी। उधर मंगल ग्रह पर मार्क को उसकी मेहनत का फल मिलना शुरू हो गया। उसके उगाए हुए सारे आलू अब तैयार हो चुके थे। मंगल ग्रह की लाल मिट्टी में हरियाली देखकर मार्क के चेहरे पर खुशी गूंज उठी। उसने करीब 600 आलू की फसल हासिल की। मार्क ने बड़े आलूओं को अपने खाने बनाने के लिए एक तरफ कर दिया, जबकि छोटे आलूओं को दोबारा मिट्टी में लगा दिया, ताकि आगे भी खेती हो और उसका गुजारा ज्यादा देर तक हो सके। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मार्क ने बंजर जैसी जमीन पर भी अपने खाने के भविष्य के लिए इंतजाम कर लिया था। अब कम से कम उसे भूख से मरने का डर नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह बात तोड़ रही थी कि अगर उसका नासा से कोई भी कांटेक्ट ना हो सका तो उसका यहाँ इतने दिन सरवाइव करना बेकार जा सकता था, यहाँ तक कि उसकी मौत भी हो सकती थी। मंगल ग्रह जैसे सुनसान प्लैनेट पर कम्युनिकेशन सिस्टम ढूंढना लगभग नामुमकिन था, लेकिन मार्क हार मानने वालों में से नहीं था। काफी सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया। वह बिना वक्त गंवाए अपने रोवर में बैठा और मंगल ग्रह की एक खतरनाक जगह की तरफ निकल पड़ा, जो उसके कैंप से लगभग 60 दिन की दूरी पर थी। उधर धरती पर सैटेलाइट्स के जरिए उसकी हर मूवमेंट मॉनिटर की जा रही थी। मिंडी और विंसेंट दोनों दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मार्क अपने कैंप
कैंप को छोड़कर इतनी दूर क्यों जा रहा है। दिन गुजरते गए और मार्क लगातार एक ही दिशा में आगे बढ़ता रहा। मंगल ग्रह की सुनसान जमीन पर उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर कई दिनों तक जारी रहा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, नासा की पूरी टीम के अंदर खौफ और भी बढ़ने लगा। नासा की टीम अब तक समझ ही नहीं पा रही थी कि मार्क आखिर कर क्या रहा है। इसी बीच अचानक विंसेंट को कुछ याद आ गया। उसने तुरंत मंगल ग्रह के मैप पर मार्क का पूरा रूट मैप किया तो उसे पता चला कि मार्क असल में एक पुराने मंगल ग्रह प्रोब पाथफाइंडर की तरफ जा रहा है। ये वही रोबोटिक लैंडर था जिसे नासा ने बहुत साल पहले मंगल ग्रह पर भेजा था ताकि वह वहां की मिट्टी का सारा डेटा कलेक्ट कर सके। पहले तो वे इस मिशन में सफल रहे, लेकिन कुछ सालों बाद उसकी बैटरी डेड हो गई और धरती का उससे हमेशा के लिए संपर्क टूट गया। तब से वह पाथफाइंडर मंगल ग्रह की मिट्टी में कहीं दबा हुआ था। इसलिए मार्क उसे ढूंढने के लिए निकला था, क्योंकि वही उसे नासा की टीम से कांटेक्ट करवा सकता था। काफी खोजने के बाद आखिरकार उसने मंगल ग्रह की मिट्टी में दबा हुआ पाथफाइंडर निकाल ही लिया। विंसेंट का अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ, लेकिन एक और चैलेंज अभी बाकी था। कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल होती अगर नासा के पास धरती पर उस सिस्टम का वही मॉडल मौजूद होता। विंसेंट बिना देर किए कैलिफोर्निया में मौजूद JPL की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि अब सालों पुरानी टेक्नोलॉजी ही मार्क और धरती के दरमियान इकलौता कनेक्शन बन सकती थी। खुशकिस्मती से JPL में उस पाथफाइंडर का बचा हुआ मॉडल अब भी सुरक्षित पड़ा हुआ था। विंसेंट ने तुरंत कुछ वैज्ञानिकों को अपने पास बुलाया जो सालों पहले इसी पाथफाइंडर मिशन पर काम कर चुके थे। अब विंसेंट के लिए असली खेल शुरू हो चुका था, लेकिन क्या वह मार्क को बचा पाएगा या नहीं, ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। उधर मंगल ग्रह पर मार्क ने पाथफाइंडर की डेड बैटरी निकाली और उसे अपने कैंप के पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही उसने उसे कनेक्ट किया, खुशकिस्मती से वह काम करने लगा। जैसे ही उसने उस पाथफाइंडर का एंटीना धरती की तरफ घुमाया, अचानक JPL के पुराने मॉडल को जो नासा के पास पड़ा था तुरंत सिग्नल मिल गया। पूरी टीम ने जैसे ही उस पाथफाइंडर को काम करता हुआ देखा, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिससे सालों पहले कांटेक्ट टूट चुका था, वह दोबारा काम कर रहा था। जब एक मेंबर ने पाथफाइंडर को कमांड्स भेजनी शुरू की और जैसे ही उसने कमांड दी, मंगल ग्रह पर पड़े पाथफाइंडर का कैमरा ऑटोमेटिक ऑन हो गया। मंगल ग्रह पर पाथफाइंडर का कैमरा हिलता देखकर मार्क तुरंत समझ गया कि धरती पर मौजूद नासा की टीम उससे कांटेक्ट करना चाह रही है। उसने तुरंत एक बोर्ड उठाया और उस पर लिखा आर यू रिसीविंग मी। फिर उसने बोर्ड के दोनों साइड पर यस और नो के ऑप्शन बना दिए ताकि सामने वाले सिर्फ कैमरा मूव करके जवाब दे सकें। जैसे ही JPL की टीम ने उसका सवाल देखा, उन्होंने बिना देरी किए कैमरा को यस की तरफ घुमा दिया। मंगल ग्रह पर कैमरा को मूव होते देखकर मार्क की आंखों में जिंदा रहने की उम्मीद दोबारा जाग उठी। इतने दिनों बाद पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह सच में अकेला नहीं है, लेकिन धरती पर मौजूद नासा की टीम से कांटेक्ट अब भी बहुत स्लो और मुश्किल था। मंगल ग्रह और धरती के दरमियान दूरी इतनी ज्यादा थी कि एक सिंपल सवाल भेजने और उसका जवाब मिलने में लगभग 4 घंटे लग रहे थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि फिलहाल सिर्फ मार्क ही सवाल पूछ सकता था, वह भी सिर्फ हाँ या ना में। नासा टीम डायरेक्ट उसे मैसेज नहीं भेज सकती थी, लेकिन मार्क भी किसी से कम नहीं था। उसने फैसला किया कि अगर सिंपल कम्युनिकेशन पॉसिबल है तो उसे एक पूरी भाषा में भी बदला जा सकता है। मार्क को पता था कि पाथफाइंडर का कैमरा पूरे 360 डिग्री तक रोटेट कर सकता है। इसी आइडिया को यूज करते हुए उसने एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया। उसने हेक्साडेसिमल नंबरिंग मेथड चूज किया, क्योंकि हेक्साडेसिमल वैल्यूज को ASCII कोड्स में कन्वर्ट करके लेटर्स और वर्ड्स बनाए जा सकते थे। अर्थ पर विंसेंट और उसकी टीम ने भी पाथफाइंडर के चारों तरफ हेक्साडेसिमल सिंबल्स लगा दिए ताकि कैमरा मूवमेंट्स के थ्रू मैसेजेस एक्सचेंज किए जा सकें। अब धीरे धीरे मंगल ग्रह और धरती के दरमियान एक साधारण भाषा तैयार होने लगी थी, लेकिन ये तरीका बहुत स्लो था। एक साधारण सा मैसेज भेजने में भी काफी वक्त लग जाता था। इसलिए नासा साइंटिस्ट्स ने मार्क को कुछ स्पेशल कोड भेजे। उसने उन कोड्स की मदद से अपने रोवर को पाथफाइंडर सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया, जिससे अब वह अपने कंप्यूटर से डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकता था, जो पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा तेज था। नासा ने उसे मैसेज भेजा कि रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है और सबसे पहले उसके लिए ज्यादा से ज्यादा खाने पीने की चीजें भेजी जाएंगी, ताकि जब तक नासा की टीम दोबारा मंगल ग्रह तक पहुंचेगी तब तक वो खाना उसके काम आ सके। ये मैसेज पढ़ते ही उसके अंदर एक नई उम्मीद जग उठी। अब पहली बार उसे लग रहा था कि शायद वह वाकई यहाँ से जिंदा वापस जा सके। फिर उसने नासा की टीम से एक सवाल किया कि मेरे सब साथियों को ये पता है कि मैं जिंदा हूँ या फिर नहीं। नासा का जवाब ना में था। ये सुनते ही उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि उसके अपने क्रू को अब तक सच नहीं बताया गया था। लेकिन अब जब बातचीत हो चुकी थी, इसलिए नासा ने फाइनली धरती पर वापस लौटे सब क्रू मेंबर्स को भी ये हैरानकुन खबर देने का फैसला ले लिया। और जैसे ही उन्हें पता चला कि मार्क अभी भी मंगल ग्रह पर जिंदा है, पूरी टीम शॉक हो गई। एक तरफ वो उसके बचने की खबर से खुश थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें ये पछतावा भी अंदर से खा रहा था कि वो उसे अकेला छोड़कर आ गए। उधर मंगल ग्रह पर मार्क हर आए दिन की खबर नासा को भेजता रहता। कुछ वक्त तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उसकी आलू की फसल भी सफल थी और लग रहा था कि मार्क यहाँ उतने साल
आसानी से गुजार सकता था जब तक नासा का अगला मिशन यहाँ तक नहीं पहुँच जाता। लेकिन किस्मत एक बार फिर से पलटा खाने वाली थी। एक रात सब कुछ अचानक बदल गया। कैंप का एयरलॉक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से बहुत कमजोर पड़ चुका था, जिसकी वजह से अचानक एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ वो फट गया। धमाका इतना खतरनाक था कि मार्क हवा की तरह उड़ता हुआ सीधा दूर जा गिरा। अब आगे क्या होगा? क्या वो जिंदा रह पाएगा या वो मर जाएगा? जानने के लिए देखिए पार्ट 3।